आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, प्रिज्म पे जब लाइट टकराती है तो वो किस पाथ को फॉलो करते हुए बाहर आती है या बाहर कब नहीं आती है, ये सारी बातें हम इनमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिज्म क्या होता है। तो सपोज हमारे पास ये एक प्लेन सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट प्लेन सरफेस मैंने लिया और एक दूसरा प्लेन सरफेस सिमिलर ऐसा ही, ये दूसरा प्लेन सरफेस ये है। ये दोनों प्लेन सरफेस एक दूसरे से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, इनके बीच में कुछ, दोनों सरफेसेस के बीच में कुछ एंगल है। तो इन दोनों प्लेन सरफेसेस के बीच में जो रीजन बाउंडेड है, इस रीजन को हम कहते हैं प्रिज्म। हमने क्या किया, दो प्लेन सरफेसेस लिए, उन दोनों प्लेन सरफेसेस को हमने क्या किया, किसी एंगल पे इंक्लाइंड किया। तो उससे जो रीजन इनके बीच में बाउंड हुआ, उस रीजन का नाम क्या होता है, प्रिज्म होता है। जब इस पूरे प्रिज्म को हम सामने से देखेंगे, इसका फ्रंट व्यू जब देखेंगे तो ये प्रिज्म हमें ऐसा दिखाई देगा। अगर हम सामने से देखेंगे प्रिज्म को तो प्रिज्म का फ्रंट व्यू ऐसा होगा, ये। तो हम प्रिज्म का डायग्राम ऐसा बनाया करेंगे हमेशा, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बिटवीन टू प्लेन सरफेसेस, दो प्लेन सरफेसेस के बीच में जो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, विच आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। वो दोनों प्लेन सरफेसेस कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, इज कॉल्ड अ प्रिज्म, ठीक। तो दो प्लेन सरफेसेस के बीच में जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, और वो दो प्लेन सरफेसेस किसी एंगल पर क्या है, इंक्लाइंड है, उनके बीच में जो ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड है, उस रीजन का नाम हमने क्या बोला, प्रिज्म बोला। इस प्रिज्म का सामने वाला फेस, अगर हम फ्रंट व्यू लें इसका, तो हमें ये ऐसा दिखाई देगा। कुछ टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। ये जो एंगल है प्रिज्म का, इसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो वर्टेक्स पे ये वाला एंगल बनता है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक। ये जो साइड है BC, इसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म, ठीक। AB फेस का नाम और AC फेस का नाम, AB और AC फेस का नाम होता है रिफ्रैक्टिंग फेसेस। AB और AC फेस का नाम रिफ्रैक्टिंग फेसेस, एंगल A का नाम एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये BC फेस का नाम, BC साइड का नाम बेस ऑफ प्रिज्म, ऐसे हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं कि अगर किसी प्रिज्म पर लाइट स्ट्राइक करती है तो वो कैसे कैसे उस प्रिज्म के अंदर ट्रैवल करती है, फिर बाहर आती है, ये हम सीखते हैं। तो सपोज अगर मेरे पास कोई प्रिज्म है, ये मेरे पास कोई प्रिज्म है, इसका नाम मैंने रख दिया ABC। इस प्रिज्म पर सपोज इस फेस पर कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है, ये, इस रे का नाम मैंने रख दिया PQ। ये PQ रे इस AB फेस पे स्ट्राइक कर रही है। अगर ये PQ बेंड नहीं होती तो इसने, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधे जाती इस डायरेक्शन में, ठीक है।
लेकिन ऐसा होगा नहीं, यहाँ तो मीडियम बदल रहा है, तो इसका मतलब बेंडिंग होगी। अब ये जाएगी कहाँ ये पता करना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, इस क्यू पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कहाँ पर ड्रॉ किया जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन है, क्यू। और सरफेस के कैसा ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर। तो मैंने ये ए बी सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर पॉइंट क्यू से जाता हुआ एक नॉर्मल बनाया। ये क्या है, नॉर्मल N1, नॉर्मल ऑन फेस ए बी एट पॉइंट क्यू। ठीक, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये एंगल है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I1 से इसको डिनोट किया जाता है। इस एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे, I1। ठीक, अब ये बाहर सपोज एयर है और ये ग्लास है, प्रिज्म किसका बना होगा, ग्लास, बाहर सपोज एयर है, तो इसका मतलब लाइट रे एयर टू ग्लास जा रही है। एयर रेयरर मीडियम, ग्लास डेंसर। तो रेयरर से डेंसर जाते वक्त क्या होता है, रे बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये रे को जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, तो ऐसे झुक जाएगी। नॉर्मल ये है लाइन डॉटेड, तो इस नॉर्मल वाली लाइन के अलोंग ये थोड़ी सी झुक के ऐसे चली गई। ये अब ये कितना झुकेगी ये डिपेंड करेगा, ज़रूरी नहीं है ये लाइन बिल्कुल बेस के पैरेलल हो। ठीक है, बेस के पैरेलल भी हो सकती है किसी एक सर्टेन कंडीशन पर, वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन थोड़ा सा बेंड होके कहाँ की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड होके यहाँ टकराई। सपोज ये पॉइंट का नाम मैंने रख दिया R। अब ये AC फेस पर जब टकरा रही है, अब AC फेस पर, AC फेस भी इसको बेंड करेगा क्योंकि फिर मीडियम बदल रहा है। अब ये रे ग्लास से एयर में जा रही है दोबारा, तो मैंने एक नॉर्मल यहाँ बनाना है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल बनाया किसके परपेंडिकुलर, AC फेस के। तो AC फेस के 90 डिग्री बनाते हुए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है N2। ये नॉर्मल किस पॉइंट पर है, R पॉइंट पर, किसके परपेंडिकुलर, AC फेस। ठीक, अब समझते हैं। ये देखो, ये ग्लास है, ये एयर है, डेंसर से रेयरर जाना है, तो डेंसर से रेयरर जाने के लिए अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर ये QR रे बेंड नहीं होती तो इसने सीधे जाना चाहिए था, QR वाली डायरेक्शन ये है, लेकिन बेंड होगी, कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये ऐसे जानी चाहिए थी, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब नॉर्मल कहाँ है, N2 है नॉर्मल, तो वहाँ से दूर शिफ्ट हो गई, ऐसे झुक जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, N2 से दूर। तो ये रे यहाँ ना जाके N2 से दूर ऐसे चली गई, RS डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास एक पाथ बना इस रे का, PQ डायरेक्शन से रे आई, पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ पॉइंट Q पर, QR डायरेक्शन में गई, कहाँ की तरफ मुड़ गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि बेस की तरफ को मुड़ गई। फिर R पॉइंट पर दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ और अवे फ्रॉम नॉर्मल जाके RS डायरेक्शन में ऐसे चली गई। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। PQ, सबसे पहले PQ का नाम होगा इंसिडेंट रे, PQ का नाम इंसिडेंट रे। ठीक, RS का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, RS का नाम है इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, अब ये जो इमर्जेंट रे है ये नॉर्मल से, नॉर्मल कौन, N2, इमर्जेंट रे इस N2 से ये जो एंगल बनाती है इसको हम लिखते हैं I2 से, या इसको हम E से भी लिखते हैं, I2 से या E, स्मॉल e। तो ये एंगल I2 या E होता है। कौन सा एंगल, इमर्जेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको I2 या E से डिनोट करते हैं। तो ये जो I2 या E है, एंगल I2 और E, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इतनी बातें क्लियर। इस डायग्राम में थोड़ा सा एक और चीज़, ये जो एंगल बना है इसको डिनोट करते हैं R1 से, R1 से। ये इस साइड जो एंगल बना है इसको डिनोट करेंगे
R2 से, R2। तो ये दो एंगल भी याद होने चाहिए, ये R1 से डिनोट किया जाता है और ये R2 से। आप बता सकते हैं शायद ये वाला जो एंगल है थर्ड, यहाँ पर बनने वाला एंगल, ये कितना होना चाहिए। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ पॉइंट O। तो ये ट्रायंगल है QOR। ये ट्रायंगल कौन सा है, QOR। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये दो एंगल R1 और R2 हैं, तो ये थर्ड एंगल कितना होना चाहिए, 180 माइनस R1 प्लस R2, क्योंकि तीनों का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ से मैं एंगल O की वैल्यू भी लिख सकता हूँ। तो एंगल O 180 माइनस R1 प्लस R2, इसकी ज़रूरत भी हमें आगे पड़ेगी, इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। एंगल O कैसे ढूंढा, इस ट्रायंगल में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की, तो मेरे को ये थर्ड एंगल O मिल गया। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, या सिर्फ इसको डेविएशन भी कहा जाता है। इसको डिनोट करते हैं डेल या डेल्टा, जो भी आप कहते हैं, डेल और डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन, डेल और डेल्टा, इसका सिंबल ऐसा होता है। तो डेविएशन क्या होता है, ये अपने आप में एंगल होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन या सिर्फ डेविएशन कहते हैं। सपोज जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, इस मिरर पर एक लाइट टकराई ऐसे, इंसिडेंट रे ये है। अगर ये मिरर नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे ऐसे जाती, अगर मिरर नहीं होता तो इंसिडेंट रे ऐसे जानी चाहिए, लेकिन मिरर है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। यहाँ पर ये हमने नॉर्मल बनाया, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। मैंने निकालना है कि डेविएशन कितना हुआ, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, और फाइनली जो इस सरफेस से लाइट इमर्ज हो रही है वो कौन सी है, ये वाली, ये वाली। इस सरफेस से बाहर को लाइट यही तो आई, तो जो बाहर लाइट आ रही है वही इमर्जेंट रे है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमर्जेंट रे, इनके बीच में ये एंगल जो बना है, ये वाला, ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का ये पूरा एंगल, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ये आई, आर और डेल्टा तीनों का सम कितना, 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये पूरा एंगल 180 होगा। आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180, तो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस आई प्लस आर। तो डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस आई प्लस आर। ठीक, अब हम जानते हैं रिफ्लेक्शन में आई और आर बराबर होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। तो आर की जगह तुम आई रख सकते हो, तो अगर आर की जगह आई रखोगे तो डेविएशन कितना आएगा, 180 माइनस 2i। ठीक, या फिर एक और काम कर सकते हो, अभी हमने आर की जगह आई रखा, हो सकता है आई की जगह आर रख दो, बराबर है, तो आई की जगह अगर आर रख दें तो 180 माइनस 2r, आई की जगह आर भी रख सकते हैं, तो 180 माइनस 2r। तो ये क्या बना, डेविएशन। सपोज हमारे पास ऐसा नहीं है, मान लो हमारे पास ऐसा दिया है, ये एक प्लेन सरफेस है, ये कोई इंसिडेंट रे आई, ये दो मीडियम है, मीडियम 1 और ये मीडियम 2। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, मीडियम चेंज हो रहा है, ये नॉर्मल है, मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट इस पाथ को फॉलो नहीं करेगी, बेंड हो गई सपोज ऐसे, रिफ्रैक्शन हो रहा है।
ये रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R। अब मैंने बताना है कि डेविएशन कितना हुआ। तो डेविएशन क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये और इमर्जेंट रे ऐसी है जो इस सरफेस से बाहर आ रही है। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में ये एंगल बना, ये है एंगल ऑफ डेविएशन डेल। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो तुम्हें दिख रहा होगा ये एंगल I है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये पूरा एंगल, वर्टिकली अपोजिट ये पूरा एंगल कितना होगा? I। उसमें से ये एंगल R है, तो I माइनस R करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा। तो यहाँ पर डेविएशन कितना हुआ? डेल इक्वल टू I माइनस R। इसको हम मॉड के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा I ही ज़्यादा हो। अगर रे दूर गई नॉर्मल से तो R भी ज़्यादा हो सकता है। तो I माइनस R का जो मैग्नीट्यूड आएगा, साइन नहीं, I माइनस R का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही यहाँ पर क्या होगा? डेविएशन। तो डेविएशन कैसे निकाला जाता है? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो अब हम प्रिज्म वाले केस में दोबारा आते हैं। तो प्रिज्म वाले फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ढूंढना है एंगल ऑफ डेविएशन। तो ज़रा देखें, इंसिडेंट रे कौन सी है? PQ। PQ वाली डायरेक्शन को मैंने आगे बढ़ाया, ये वाला डायग्राम मैं बना रहा था यहाँ पर। PQ वाली डायरेक्शन ये थी, ये किसकी डायरेक्शन है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। और हमें कौन सी रे चाहिए? इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे RS, ये इमर्जेंट रे की डायरेक्शन को भी बढ़ाओ, ये है ना। तो ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है? इमर्जेंट रे। ये कौन सी रे है? इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बना, इंसिडेंट रे ये गई, इमर्जेंट रे ऐसे गई, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है साफ साफ दिख रहा होगा। इंसिडेंट रे ये वाली और इमर्जेंट रे ये वाली, इनके बीच में ये एंगल फॉर्म हुआ है। ये इस एंगल का नाम क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। दोबारा मैं यहाँ पर क्लियर बना दूँ, ये प्रिज्म था, ये रे ऐसे गई थी PQ, इसने जाना सीधे चाहिए अगर प्रिज्म नहीं होता, लेकिन ये रे यहाँ से डेविएट होके इधर गई, फिर यहाँ से बाहर आई RS। ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और ये इमर्जेंट रे की डायरेक्शन, ये तो इनके बीच में, ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो ये एंगल बना हुआ है, ये एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन डेल। ठीक है, तो ये डेल्टा हमने फाइंड आउट करना है कि ये प्रिज्म के केस में कितना होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन कितना है मैंने बताया था अभी, 180 माइनस 2I या 180 माइनस 2R। रिफ्रैक्शन में कितना होता है? मॉड I माइनस R। तो प्रिज्म से जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उस समय पे डेल कितना होगा, ये हमें निकालना है। इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ सपोज Z। तो एक ट्रायंगल हम देखते हैं ZQR। कौन सा ट्रायंगल? ZQR। ZQR ट्रायंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। उसी डायग्राम को देखते हुए मैं इसको यहाँ ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, ट्रायंगल ZQR। इन ट्रायंगल ZQR ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बना है, ये पॉइंट Z, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन। इस डायग्राम से कंपेयर करूँ ZQR, वो बना हुआ है ट्रायंगल, और ये एंगल डेल, तो ये एंगल भी यहाँ पर मैंने क्या बोला? डेल या डेल्टा। तो ये जो एंगल है यही हमने निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इन दो एंगल के सम के बराबर, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होती है। तो अब हमें ये दो एंगल निकालने हैं। अब ये दो एंगल कैसे निकलेंगे? फिर से उसी डायग्राम में जाते हैं, ज्योमेट्री समझते हैं।
अब ध्यान से देखते हैं ये वाला एंगल कितना है I1, तो शायद ये पूरा एंगल कितना होगा I1, इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट ये I1, तो ये पूरा एंगल कितना होगा I1, वर्टिकली अपोजिट है। तो मेरे को तो पूरा नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ऊपर वाला एंगल चाहिए। तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा I1 माइनस R1 होगा। ठीक है, इस साइड ये एंगल मेरे को मिल गया I1 माइनस R1। ठीक, अब उस साइड ये पूरा एंगल I2, तो यहाँ पर इसका ठीक वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पूरा कितना होना चाहिए, ये वाला I2, इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट। उसमें से ये नीचे कितना एंगल बना है R2, तो ऊपर ये वाला चाहिए, तो ये कितना होगा I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। तो मेरे को ये दोनों एंगल मिल गए। इस साइड बना है I1 माइनस R1, उस साइड बना है I2 माइनस R2। क्या किया, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पूरा था, उसमें से R1 घटा दिया तो ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा। I2 का वर्टिकली अपोजिट ये पूरा था, उसमें से R2 घटा दिया तो ऊपर वाला एंगल मिल जाएगा। या दूसरा तरीका अभी मैंने बताया था, रिफ्रैक्शन, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन जब होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, मॉड I माइनस R। तो सबसे पहले यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, के ऊपर रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर ये एंगल I1 था, ये एंगल R1 था, तो डेविएशन क्या लिखेंगे, मॉड I1 माइनस R1, ये लिखा है I1 माइनस R1। फिर दोबारा रिफ्रैक्शन यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पर डेविएशन कितना लिखेंगे, I2 माइनस R2, वो लिखा है। तो सीधे सीधे भी आप ये कर सकते हैं, ज्योमेट्री से भी ढूंढ सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया ये डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का सम, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, या डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आई इन केस ऑफ प्रिज्म। ये फॉर्मूले हम एक एक करके याद रखते जाएंगे। ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म के केस में इतना होता है। I1 I2 मैंने बता रखे हैं क्या है, R1 R2 ये दोनों एंगल्स हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। हमने एंगल O निकाला था 180 माइनस R1 प्लस R2। अब यहाँ पर हम एक और काम कर रहे हैं। एक क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिख रहा होगा AQOR, AQOR, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। तो मैं इसको बना दूं AQOR, ये AQOR, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। शायद ये एंगल 90 डिग्री है। क्यों 90 है, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। मैं अगर इनको हटा दूँ तो ये पूरा एंगल ये वाला इस फेस पर ये कितना है 90। क्यों 90 है, क्योंकि ये नॉर्मल है N1। नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के। तो ये सरफेस और ये नॉर्मल, इनके बीच में एंगल कितना होगा 90। तो ये एंगल कितना है 90। सिमिलरली ये एंगल भी कितना है 90 R पर। यहाँ देखते हैं ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। ये एंगल कितना है 90। क्यों ये सरफेस और ये नॉर्मल ये वाला N2। तो सरफेस और N2 ये भी 90 डिग्री। तो ये 90 और ये भी 90, और ये हम निकाल चुके हैं। एंगल वो हमने निकाला था 180 माइनस R1 प्लस R2। तो हमें शायद ये मिल जाएगा एंगल A। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एंगल को निकालने के लिए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ।
एंगल ए मैंने निकालना है प्लस ये 90 प्लस ये फाइंड आउट करा था हमने, कितना आया था 180 माइनस R1 प्लस R2, ये यहाँ पर निकालते हैं हम इसको, एंगल ए हमें निकालना है प्लस ये 90 प्लस ये ओ हमने निकाला था फर्स्ट इक्वेशन में, चलो एंगल ओ लिख देता हूँ, प्लस ये कितना 90 इक्वल टू कितना 360, सबका सम कितना होना चाहिए 360, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, 90 प्लस 90 180, तो एंगल ए प्लस ओ इक्वल टू 90 प्लस 90 180, 180 को उधर ले जाओ, 360 माइनस 180 180, तो एंगल ए प्लस ओ की वैल्यू रख दो, वो हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाला था 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180, तो 180 से 180 कैंसिल, तो यहाँ से एंगल ए मिल गया, कितना आ रहा है R1 प्लस R2, तो ये एंगल ए की वैल्यू हमें पता चल गई R1 प्लस R2 के बराबर, ये इक्वेशन थर्ड। तो ये एंगल ए हमें कितना मिल गया R1 प्लस R2, तो इस एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2 को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो डेविएशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू क्या बन जाएगा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 कितना है एंगल ए के बराबर, तो ये भी हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला हमें ऐसा मिला। ठीक है, तो ये बातें थी एंगल ऑफ डेविएशन, इससे रिलेटेड। अब हमने ये एंगल ऑफ डेविएशन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है इसके बारे में स्टडी करना है, फिर यहाँ पर एक प्रिज्म फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, वो पढ़ना है, तो फिर इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।